नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एनआईए कोर्ट ने ननों की जमानत याचिका पर फैसला किया सुरक्षित। हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई हुई पूरी। अवैध निर्माण पर लगातार चल रहा निगम का बुलडोजर। पत्रकार कॉलोनी के पीछे निर्माणाधीन अवैध मकान को ढहाया। एक बार फिर से कुआं खोदकर पानी लेने का समय आया। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ी मांग। 4 साल में 461 कुआं खोदने के आवेदन। तारबहार अंडर ब्रिज के सुधारने की वजह से इस मार्ग के राहगीर हो रहे परेशान। लंबी दूरी तय कर पड़ रहा आना जाना। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मानव तस्करी के आरोप में दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी मामले में बिलासपुर के एनआईए कोर्ट में शुक्रवार को इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई हुई। न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत में मामले की गहन सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। पीड़ित पक्ष की बेल एप्लीकेशन पर निर्णय कल आएगा। बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए 2 ननों और एक युवक को रोका था। आरोप है कि तीनों नारायणपुर जिले की 3 लड़कियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को जीआरपी के हवाले कर दिया था। जीआरपी थाना भिलाई 3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। इस मामले को लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इस मामले को सुना है और इस मामले पे सुन के दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातों को सुन के और अभी ऑर्डर को 1 आवर के लिए जो है ऑर्डर को रिजर्व करके रखा है कि उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड होंगी कि क्या होगा। भाई दोनों पार्टियों का अपना एक कहना था कि भाई जो डिफेंस प्रोसिक्यूशन थे उनका एक कहना है कि भाई नो एनी कन्वर्जेंस में किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं है, नो एनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा। पर हमारा एलिगेशन था कि 143 क्लॉज 3 में ऑलरेडी इसमें मेंशन है और वो एलिगेशंस लगे हुए हैं इसमें कि जो है कि 3 कम से कम 2 से अधिक व्यक्तियों के ऊपर जब इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं तो उसमें 10 इयर्स और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन। इंट्रोगेशन अभी पूरी तरीके से अभी पूरा नहीं हुआ है और मैटर अभी विवेचना के स्तर पे है और चूंकि मामला काफ़ी गंभीर है और चूंकि एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है तो न्यायालय से हमने यही एक अपील की है कि ऐसे मैटर में एटलीस्ट चूँकि अभी 25 को जुलाई को अभी इसमें वो चीज़ें हुई हैं, FIR हुआ है तो अभी मामला तो अंडर वो है। दिन हो गए इस पूरे मामले को, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंचा होगा? अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी तो एक प्रारंभिक स्तर पे ही है, अभी उसमें इस तरीके से किसी बात का स्पष्ट पुलिस ने जल्दबाजी की होगी इस केस को लेकर जेल में डालने के लिए। नहीं, ऐसी अभी जो चीज़ें आ रही हैं जो आर्ग्यूमेंट का पार्ट है उसको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया था। बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया है। पीपी साहब ने भी इस चीज़ बोला है कि जो है कि चूंकि मामला अंडर ट्रायल है अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो ऐसे मैटर में अभी जो है किसी प्रकार का बेल देना कहीं ना कहीं एक जो धार्मिक उन्माद है, जो धार्मिक जो संवेदना है उसको प्रभावित कर सकता है। बेल एप्लीकेशन आज लगे थे माननीय न्यायालय में और बेल को में आर्ग्यूमेंट करते हुए हमने ये बताया गया कि ये जो दोनों धारा इसमें लगा हुआ है पुलिस का द्वारा तो वो लग नहीं सकता है। एक तो 143 BNS वो उसका कुछ इंग्रेडिएंट्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो इंग्रेडिएंट्स कहीं भी इस केस में लग नहीं सकता है और जो भी अक्यूज पर्सन है उस जिनको लेके जा रहा है वो सब मेजर है। तो उस दूसरा धर्म स्वतंत्र अधिनियम में 3 और 3 और 4 का जो सेक्शन पनिशमेंट का भी जो सेक्शन है उसमें कन्वर्शन का इंग्रेडिएंट्स है। कन्वर्शन इनकी केस में नहीं लग सकता इसलिए कि वो ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करने वाले हैं, वो अपने बचपन से कृष्ण ऐसा एफिडेविट आया है, पेरेंट्स के एफिडेविट आया है और उनके रिलेटिव्स का भी एफिडेविट कोर्ट में न्यायालय में पेश हुआ है। इसलिए कोर्ट ने सब लेने के बाद निर्णय कल के लिए स्थगित रखा है। ये जो 3 बच्चे थे उनको आगरा ले जाया जा रहा था, क्या वजह थी वहाँ ले जाने की?
नहीं, वो उसके बारे में हमको नहीं मालूम, वो पुलिस की वर्शन है, पुलिस की एफआईआर की वर्शन है, आगरा ले जा रहा था करके, तो इसलिए वो उसको हम लोग खंडन कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है, वो अपने स्व इच्छा से जा रहा था। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ फ्रीडम सबको है, कहीं भी जाने का राइट है, मेजर है। ये बच्चियां एक ही घर की थी या अलग अलग घर से थी? मेरे ख्याल से अलग अलग है, अलग अलग करके। हाँ, उनके पेरेंट्स को इसकी जानकारी थी? ये ऐसा उनके तरफ से एफिडेविट आया हुआ है, जानकारी से गया पेरेंट्स से। सरकंडा पुलिस ने 1 वर्ष पूर्व ठगी कर फरार हुए पूर्व आरक्षक श्रीकांत मार्को को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने पीड़ित तुलसी आवास राजकिशोर नगर निवासी आदित्य श्रीवास्तव से टाटा जस्ट कार और 2.5 लाख रुपए यह कहकर लिए थे कि वाहन को पीएचई विभाग में काम पर लगाएगा, लेकिन बाद में ना तो कार लगाई गई और ना ही रकम वापस की गई। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे हाल ही में बंधुआपारा स्थित उसके निवास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। थाना सरकंडा में 1 वर्ष पूर्व 2024 में अपराध क्रमांक 176/24 दर्ज हुआ था, जिस पर आदित्य श्रीवास्तव नाम का प्रार्थी था। उसने बताया था कि पीएचई विभाग में उसकी जेस्ट कार को लगाया जाएगा किराए पर। उसके लिए आरक्षक श्रीकांत मार्को, पूर्व आरक्षक श्रीकांत मार्को ने उससे 2.5 लाख रुपए लिए हैं और उसकी कार को लेकर वो चला गया है। लेकिन उसके बाद से वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, ना ही उसके द्वारा कार को लगाया गया और ना ही वो रकम वापस की गई, जिस पर से धोखाधड़ी का अपराध उस पर पंजीबद्ध किया गया था। उसे विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत मार्को को, और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई गौवंश की दर्दनाक दुर्घटना के मामले में बिलासपुर पुलिस ने 2 मवेशी मालिकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 28 जुलाई 2025 को थाना चकरभाटा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH49 में स्थित कड़ाड़ सारधा चौक के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर 19 गौवंशों की मौत और कुछ के घायल होने की घटना सामने आई थी। इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना चकरभाटा में धारा 281, 325 BNS 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि 3 गायों के मालिकों की लापरवाही के कारण ये मवेशी सड़कों पर आवारा घूमते हुए दुर्घटना के शिकार हुए। इनमें से 2 मवेशी कमलेश्वर वर्मा उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम कड़ार और एक मवेशी विजय वर्मा उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम कड़ार के थे। दोनों ने अपने अपने मवेशियों की समुचित देखरेख नहीं की और उन्हें सड़क पर आवारा छोड़ दिया था। इस लापरवाही के आधार पर धारा 291 BNS को प्रकरण में जोड़ा गया और दिनांक 30 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत कानूनी कार्रवाई की गई। बहुत हम लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस के लिए गांव उन देहात क्षेत्रों में भी मुनादी कराई, नेशनल हाईवे के किनारे गांव में मुनादी कराई है कोटवारों के माध्यम से, और वेटनरी डिपार्टमेंट से प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। इसके बावजूद भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पशु मालिक अपने मवेशियों को छोड़ दे रहे हैं। उनकी टैगिंग है सबकी जो वहाँ पे मरे हैं पशु। तो इस कारण से एक मैसेज ज़रूरी है कि इसमें सख्ती से निपटा जाए ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी का भी इसमें आना चाहिए और पशु मालिक को चाहिए कि वो किसी भी हालत में रोड पे ना आने दे, क्योंकि दोनों चीज़ों पशु का तो नुकसान हो ही रहा है, जो उससे टकरा रहा है उसके साथ बहुत गंभीर दुर्घटना हो रही है। तो मैं आप सभी के माध्यम से सभी पशु मालिकों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी हालत में अपने पशुओं को रोड पे आने से रोकें और उनकी देखभाल करें। ये पहली बार कार्रवाई हुई है और आगे भी ऐसे इस तरीके से अगर कोई होगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। गांजा तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी अदीप वर्मा उर्फ टेंगना निवासी बिरकोना थाना कोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है। दरअसल 1 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम जयराम नगर के नजदीक रलिया तिराहा मोड़ के पास एक वैगनार कार को रोककर नीरज वर्मा उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 20 किलो 100 ग्राम गांजा, एक मोबाइल और कार जब्त की गई थी, जिसकी कुल कीमत 7,11,000 आंकी गई है।
आरोपियों ने पूछताछ में गांजा तस्करी स्वीकार की है और पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। मस्तूरी थाने के एरमसाई गांव में जयराम नगर के पास एक एनडीपीएस की कार्रवाई हुई थी, जिसमें 20 किलो 100 ग्राम गांजा जो है वो जब्त किया गया था। जिसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। एक आरोपी जो फरार था टेंगना वर्मा उर्फ आदिक वर्मा, उसकी कल गिरफ्तारी की गई है और उसको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत पत्रकार कॉलोनी के पीछे एक निर्माणाधीन अवैध मकान को निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। निगम की सख्ती से अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। नगर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पत्रकार कॉलोनी के पीछे बिना अनुमति के एक बड़ा मकान बन रहा है। निगम ने पहले भी संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था। इसके बावजूद काम जारी रहा। आखिरकार निगम को बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिराना पड़ा। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से जो अवैध मकान बना रहे हैं उसको पहले भी नोटिस दिए गए, मगर इनके द्वारा काम नहीं रोका गया, तो साहब के आदेश से काम रुकवा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने क्षेत्रों में, क्योंकि अभी 4 दिनों से लगातार प्राय जोन बाई जोन कार्रवाई चल रही है लगातार। तभी 1, 2, 3, 4 जगह और ये 8वें जोन में कार्रवाई है। केवल जोन 8 ही नहीं, इससे पहले जोन क्रमांक 1, 2, 3 और 4 में भी निगम कार्रवाई कर चुका है। कई जगहों पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं और गैर कानूनी तरीके से प्लॉट काटकर निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। निगम ने साफ किया है कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। अभी सर्वप्रथम तो हम लोग शुरू करे थे खमतरई, बहतरई, बिरकोना, मोक्का, चिल्हाटी और चाटीडी और सरकंडा का कुछ हिस्से में किए थे, जिसमें लगभग अभी तक के 43-44 एकड़ पे जो अवैध प्लाटिंग से उस पर तोड़ा गया है। जो रोड बनाए थे अनधिकृत रूप से उसको विध्वंस किया गया है। कुछ बिना अनुमति के मकान थे उसको तोड़ा गया है और लगभग 2 एकड़ के शासकीय जमीन को भी खाली कराया गया है। ये अपने राधिका विहार के जो पीछे है वहाँ पे। और अभी जो आज कार्रवाई करे हैं वो एक 314 सरकंडा का किए हैं और उसमें वो 2 एकड़ जमीन थी जिसको बाउंड्री वाल घेर के उसके अंदर रोड बनाया गया था। अवैध प्लाटिंग की गई थी, उस पर कार्रवाई की गई है। और अभी ऐसा हो गया कि जमीन किसी की रहती है, कोई उनका मुख्तियार बन जाता है और मुख्तियार बनने के बाद वो प्लाटिंग करता है और लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको दिया जाता है। और जब वो जमीन ले लेते हैं बाद में हमारे नगर निगम में आते हैं तो हम उसका नक्शा पास करने के लिए अक्षम होते हैं, क्योंकि नियम में नहीं है अवैध प्लाटिंग का कोई नक्शा पास किया जाए। जैसे अवैध प्लाटिंग वो है कि आप किसी भी कृषि योग्य भूमि जिस पे कृषि कार्य होता है उसको अवैध तरीके से डाइवर्सन करा लेते हैं, उसके बाद उसको टुकड़ों में बेचते हैं। तो ये बेसिकली अवैध प्लाटिंग है। इसमें जो भी करता है ना तो वो रोड बनाता है, ना नाली बनाता है, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करता है, ना ट्रांसफार्मर लगाता है, ना सीवरेज की व्यवस्था करता है। ये सब मूलभूत सुविधा से लोग वंचित रहते हैं। और जैसे आज की स्थिति में देख लीजिए, यहाँ रोड पे पूरा पानी भरा हुआ है, नहर के किनारे है और ये पूरा जो ओयो होटल के पास का जो एरिया है ये एक आदिवासी का है। इसको 2 बार पहले भी तोड़ चुके हैं, आज भी इस पे कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो अवैध प्लाटिंग किसी को नहीं लेना है और ये हमारी कार्रवाई जो अवैध प्लाटिंग हो रही है सतत जारी रहेगी। तो सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि वो TNC अप्रूवल और रेरा अप्रूवल
प्लाट ही खरीदें ताकि वो दिक्कत से बचें। नगर निगम ने राधिका विहार स्थित 2 एकड़ की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही साथ खमतराई, बिरकोना, मोपका, चाटीडी सहित कई क्षेत्रों में निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि आगे भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। न्यायदानी बिलासपुर में नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हुए नक्शा और लेआउट घोटाले ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी आर्किटेक्ट के नाम पर पिछले 10 सालों से 400 से ज्यादा नक्शे और 150 से ज्यादा लेआउट पास किए गए हैं। निगम की जांच में यह बात सामने आई है कि जिनके नाम से पूरे दस्तावेज बने उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। अब यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा को सौंपने की तैयारी में है। नगर निगम की जांच में यह खुलासा हुआ कि आर्किटेक्ट विकास सिंह के नाम से नक्शा और लेआउट पास कराने का काम 10 जुलाई 2015 से जून 2025 तक चलता रहा। जब इस नाम के आर्किटेक्ट की पड़ताल की गई तो सामने आया कि ऐसा कोई व्यक्ति ना तो असल में मौजूद है, ना ही कोई आर्किटेक्ट उसे पहचानता है। विकास सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मयूर गेमनानी का निकला। जब जांच का दायरा बढ़ाया गया तो पता चला कि एक ही दिन में 29 फाइलों को अप्रूव कराने जैसी गंभीर अनियमितताएं की गई। इसमें नगर निगम के द्वारा समय समय पर जांच कराई जाती रहती है, जिसमें जो प्रॉपर्टीज जो नक्शे पास हुए हैं वो कैसे हैं, उसको ठीक से बनाया जा रहा है कि नहीं। इसी प्रकार जो है आज से 3 माह पूर्व जो है नगर निगम ने ऐसे जो है 10 प्रॉपर्टीज की जांच कराई थी, जिसमें से कुछ जो है पता लगा, जिसको देख के स्पष्ट हुआ था कि वो जो है नक्शे जो है जो पास हुए थे उसके विपरीत निर्माण किया गया। उसी में जो है जो आर्किटेक्ट था उस पर भी नोटिस दिया गया था। आर्किटेक्ट पे कार्रवाई करते हुए ये पता चला कि आर्किटेक्ट विकास सिंह था। इसीलिए विकास सिंह के लाइसेंस को जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी आर्किटेक्ट के लाइसेंस को निलंबित किया गया था, तो इनके लाइसेंस को भी 1 साल के लिए निलंबित किया। इसमें 2 तरह के होते हैं। नगर निगम में लगभग 650 जो है आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर रजिस्टर्ड है। हमारा जो भूमि विकास का अधिनियम होता है इसमें आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स दोनों को समान पावर दिए गए हैं। तो इसमें से जो निलंबित हुए हैं ये एक इंजीनियर है और दोनों के पास हमारे एक्ट में समान पावर है। दोनों मिला दे तो हमारे यहाँ लगभग 650 रजिस्टर्ड लोग। इस पूरे मामले में निगम आयुक्त अमित कुमार ने बयान दिया कि विकास सिंह का लाइसेंस निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि विकास प्राधिकरण के अंतर्गत इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम में कुल 650 इंजीनियर और आर्किटेक्ट पंजीकृत हैं, जिनमें से कुछ को निलंबित किया गया है और जिनका लाइसेंस निलंबित किया गया है वो इंजीनियर हैं, ना कि आर्किटेक्ट। आयुक्त ने यह भी कहा कि समय समय पर कोई बड़ी संपत्तियों की जांच की जाती है और 3 माह पूर्व 10 संपत्तियों की जांच में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ कि जिन प्रॉपर्टियों की जांच की गई थी वो नक्शे के विरुद्ध निर्माण किया गया था, जो विकास सिंह के नाम से था। इसके बाद लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के गुनसरी गांव की प्राथमिक शाला इन दिनों शिक्षा की नहीं, अफसरों की बेरुखी और सिस्टम की सुस्त रफ्तार की कहानी सुना रही है। स्कूल भवन इतना खस्ता हाल हो चुका है कि अब वहां पढ़ाई करवाना मतलब बच्चों को मौत के मुंह में बिठाना। छत से टपकता पानी, दरकती दीवारें और हर पल मंडराता खतरा। मगर जिम्मेदार अफसरों के पास सिर्फ एक ही जवाब है, फाइल प्रक्रिया में है। गुनसरी की सरकारी स्कूल अब स्कूल नहीं खंडहर बन चुकी है। हालत इतनी खराब है कि बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप के लिए रोज एक डर का सौदा बन गया है। लेकिन अफसरों के लिए यह सिर्फ एक अनुदान प्रस्ताव है जो सालों से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। प्रधान पाठक ने दर्जनों बार आवेदन दिए, चप्पलें घिस गई, लेकिन बाबुओं की कलम आज तक नहीं हिली। लगता है जब तक किसी मासूम की जान न जाए तब तक कोई फाइल नहीं खुलेगी। प्राथमिक शाला देहसीपारा गुलसरी का प्रधान पाठक हूँ मेरे यहाँ स्कूल स्थिति बहुत जर्जर है। इसके पूर्व ही मरम्मत कार्य कराया जा चुका है। तो छत का प्लास्टर नीचे गिर रहा है, दीवार से पानी रिस रहा है, छत से भी पानी टपक रहा है। बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि बैठने ही लायक नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम तो हमारे स्कूल के बगल में ही संत राम ध्रुव के घर में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लगा रहे हैं और इसके पूर्व भी सूचना उच्च अधिकारियों को दिया गया था और उसके अभी भी उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और शाला प्रबंधन समिति को भी सूचना दे दिया गया है कि हमारे स्कूल बहुत जर्जर स्थिति में है। तो हम हमारे स्कूल के पास में ही
संतराम ध्रुव के घर में वैकल्पिक व्यवस्था, ताकि बच्चों की अध्यापन व्यवस्था बाधित ना हो करके उनके यहाँ व्यवस्था की। बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी जब जिम्मेदारों ने नहीं निभाई, तब एक शिक्षक ने अपना धर्म निभाया। स्कूल भवन की हालत देख जब अफसर आंख मूंद बैठ रहे हैं, तब प्रधान पाठक ने खुद पहल कर पास के एक निजी मकान में पढ़ाई शुरू करवाई, ताकि मासूमों की शिक्षा भी ना रुके और जान भी सलामत रहे। अफसोस इस बात का है कि जिन्हें ये फैसला लेना था, वो सिर्फ फाइलें टेबल से टेबल घुमाते रह गए। शासकीय प्राथमिक शाला आदिवासी पारा गुंसरी की शिक्षिका हूँ। यहाँ पे भवन की बहुत समस्या है। हम लोग अस्थायी रूप से भवन में शाला संचालन कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जल्द 3 कक्षों का अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर दिया जाएगा। मेरे उनसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमको हमारे जो कक्ष हैं उसको बनवा के दे दिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को जो हम शिक्षा देना चाहते हैं और गुणवत्ता जो शासन की है उसको हम लोग पूर्ण रूप से दे। हमारे यहाँ के स्कूल है टूटत है, दरार हो गए, बोला तत्काल दूसर बना के व्यवस्था करे, सरकार से अतका निवेदन है। 3 कमरे के सुरक्षित भवन की मांग कोई ऐश नहीं, बच्चों की जान का सवाल है। मगर अफसरों के लिए ये काम कम प्राथमिकता का मामला है। क्या गुनसरी जैसे गांव की पढ़ाई सिर्फ कागजों में तय होगी? क्या अफसरों के वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर लिए गए निर्णय ही शिक्षा की बुनियाद तय करेंगे? ग्रामीण अब सवाल पूछ रहे हैं, अगर अफसरों के बच्चे होते तो क्या इन्हें भी ऐसे जर्जर स्कूल में भेजा जाता? जवाब अभी भी वहीं अटका है। हम देख रहे हैं, आखिर कब तक बच्चों की जान से खिलवाड़ चलता रहेगा? क्या अफसरों की संवेदनशीलता भी अब टपकती छत की तरह गायब हो चुकी है? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में बढ़ती गौ हत्या और मवेशी तस्करी की घटनाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि कई क्षेत्रों में खुलेआम मवेशियों की तस्करी और गौमाताओं की निर्मम हत्या हो रही है, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन आपराधिक गतिविधियों को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते प्रशासन की कार्रवाई प्रभावहीन साबित हो रही है। आज सवाल कांग्रेस की सरकार का और भाजपा की योजना का नहीं है, आज गौ माता की संरक्षण का है। आज गौ माता की जिस तरीके से हत्या हो रही है, सवाल ये उठता है कि उनको संरक्षण कैसे दिया जाए। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग ये मांग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जन जागरण अभियान भी चलाएगी। अभी हम लोग एक रोटी गौ माता के नाम से भी एक संरक्षण के लिए, क्योंकि गौ माता को लोग छोड़ देते हैं, हम स्कूली बच्चों से लेकर हम जो है आम जन के बीच भी ये धारणा बनाएंगे और इसके बाद भी हम सब जो है गौ माता को मानने वाले लोग हैं। एक विशाल हम लोग जो है कांवड़ यात्रा गौ माता के नाम पर निकालेंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि गौ माता की सुरक्षा के लिए अलग निगरानी दल बनाया जाए, तस्करी में लगे वाहनों को जब्त किए जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही ज्ञापन में सड़क हादसे, पेयजल संकट, जर्जर सड़कें और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी चिंता जताई गई। कांग्रेस ने चेताया कि शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। मल्हार क्षेत्र के ग्राम मटिया में गुरुवार सुबह खेत में काम कर रहे एक महिला और पुरुष को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना सुबह करीब 9 बजे तब हुई, जब दोनों अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में छिपे सांप ने हमला कर दिया और दोनों को डस लिया। पीड़ितों की पहचान ग्राम मटिया निवासी भगवती पति अंजोरदास पुरैना और बच्चू सोनी के रूप में हुई है। सांप के डसते ही दोनों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए जिला मुख्यालय भेजा। दोनों को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से दोनों की जान बचने की संभावना है। हालांकि उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। खेत में ऐसे धान को कूदत रहे, चाबी से लेके क्या चाप रहे के जनई से तो कस के झटकारों पैर को ना फेंकाए से दूरी हम देखा हूँ। कितना बजे घटना है? 9 बजे के पास। कहाँ रहते हैं आप?
मटिया कहाँ पड़ता है? मल्हार के पास। खेत मगर ही से नींदे लाता हूँ खुंदा खड़ी काटे होगा। क्या नाम है पत्नी का? भगवती बाई पुरेना। और पति का नाम? अंजोर दास पुरेना। कितने साल की है? वो हर हवा है 38 साल का। कैसे काट दिया सांप? खेती में नींदने गए थे तो पानी अंदर था। कहाँ के रहने वाले हैं? मटिया का। कहाँ पड़ता है? मसूरी थाना के आसपास मल्हार और बखरपुदा से जाता है, सरसेनी के पास लगा है। ये दो लोग को सांप काटा है तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे खेत में? एक ही साथ है काम कर रहे थे खेत में। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले के ग्रामीण अंचलों में कुएं फिर से जल स्रोत के मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। बीते वर्षों में लगातार इनकी मांग बढ़ी है। कुएं न केवल खेतों को सींच रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं। वर्ष 2021 से लेकर अब तक ग्रामीणों ने 461 कुओं की मांग रखी है, जिनमें अब तक 192 का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्ष 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों से 59 कुओं की मांग प्रशासन तक पहुंची थी, जिसे वित्तीय वर्ष में ही 100% पूरा कर लिया गया था। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 67 तक पहुंच गई। वहीं 2023 में 135 कुएं स्वीकृत हुए, जिनमें से 67 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा वर्ष 2024-25 में सामने आया है, जब 200 से अधिक कुओं की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। इस विषय में चर्चा के दौरान CEO संदीप अग्रवाल ने कहा कि नदियों के किनारे बसे मैदानी गांवों में कुओं की सफलता दर ज्यादा है। वहां भूजल स्तर ऊपर होने के कारण कम लागत में गहरे और टिकाऊ कुएं तैयार किए जा सकते हैं। कुएं की सतह कठोर होती है, इसकी वजह से पानी व निस्तारी योग्य रहता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों से सबसे अधिक मांगे आ रही हैं। मनरेगा के अंतर्गत में व्यक्तिगत हितग्राही लोगों को कूप का प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान अपने बाड़ी में, अपने खेत में कूप का खनन करवा सकता है। और ये क्योंकि हमारे जल संचय का भी काम करता है, तो इसमें हम प्रायोरिटी से कार्य कर रहे हैं। विगत 3 सालों में 280 कूप सैंक्शन किए गए हैं और इसके कार्य में करीब 190 कार्य इसके पूर्ण हो चुके हैं, उसे इस कार्य प्रक्रियाधीन है। और भी किसी हितग्राही को इसमें कूप की आवश्यकता होगी तो उसका प्रस्ताव प्राप्त करके हम परिषद में सैंक्शन करते हैं इसको। कुएं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि यह वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का भी माध्यम बनते हैं। इससे भूजल स्तर स्थिर बना रहता है और जल संकट की स्थिति में राहत मिलती है। प्रशासन भी अब पारंपरिक जल संरचनाओं को बढ़ावा दे रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वन महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज द्वारा प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर के तिफरा स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में पावर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और महिला सदस्यों ने मिलकर ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 15 अगस्त 2025 तक पूरे प्रदेश में 50,000 फलदार और छायादार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य के तहत तिफरा कार्यालय में कार्यपालक निदेशक AK अम्बस्ट, कल्पना घाटे, DK भोजक समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। कार्यपालक निर्देशक AK अम्बस्ट ने कहा कि पौधे लगाकर हम न सिर्फ पर्यावरण को बचा रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को
एक स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में यह कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार जो है विद्युत कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे स्टेट में 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे, फलदार और छायादार पेड़ हैं। उसी सिलसिले में सभी क्षेत्रों में, सभी ऑफिसों में, सभी वितरण केंद्र कार्यालय, सभी केंद्रों में पेड़ों को लगाया जा रहा है और इनको संरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि ये संरक्षित हों और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को काम आए। सर, लेकिन मॉनिटरिंग को लेकर काफ़ी उसमें तो इसीलिए ये जो पेड़ लगाया जा रहा है, ये हम अटेंडम नहीं लगाया है, ये हमारे जो पोजीशन वाले क्षेत्र हैं जिसमें हमारे सब स्टेशन हैं या ऑफिसेज हैं, उसी में लगा रहे हैं ताकि इसको मॉनिटरिंग ठीक से किया जा सके और पेड़ बड़े हों और लाभान्वित करें आगे जाके। इस अभियान में पावर कंपनी लेडीज क्लब की सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फ्री में लेकर अब मजदूर के प्रतिभावान बच्चे भी विभिन्न विभागों में अफसर बन सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत पात्र बच्चों को प्रदेश की परीक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कोचिंग देकर तैयार किया जाएगा। श्रमिक के प्रतिभावान बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग के माध्यम से मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत बच्चों को पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग व रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत शहर में संचालित कोचिंग संस्थान से मार्गदर्शन दिया जाएगा। कोचिंग की अवधि पाठ्यक्रम के आधार पर 6 से 10 महीने तक की हो सकती है। कोचिंग का लाभ लेने के लिए छात्रों को श्रम विभाग के पोर्टल में ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हम ऐसे बच्चों को जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पीएससी हो गया, व्यापम, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए मंडल के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। और इस योजना में हमारे जो निर्माणी श्रमिक हैं उनके प्रथम 2 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिसके लिए मुख्यालय स्तर से ही अर्थात मंडल स्तर से ही कोचिंग संस्थानों का चयन किया गया है और उन कोचिंग संस्थानों में उन बच्चों को प्रवेश दिलाया जाकर उनकी तैयारी कराई जाती है। इसकी पात्रता की शर्तों में माता या पिता को निर्माण श्रमिक के रूप में विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके साथ ही जिस परीक्षा की तैयारी बच्चे को करनी है उसके लिए तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही जिस परीक्षा की तैयारी बच्चे को करनी है उसके लिए तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित के पास होनी चाहिए। शासन द्वारा जिले को इस साल के लिए 800 छात्रों को कोचिंग प्रदान करने का टारगेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक 150 बच्चों ने आवेदन कर लिया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। परीक्षा एजेंसियों द्वारा समय समय पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों के बाद बच्चे कोचिंग के लिए विभाग में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा संचालित सियान चेतना अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। रतनपुर के भीम चौक स्थित आत्मानंद कन्या विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों वरिष्ठ नागरिकों को शॉल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एएसपी अर्चना झा ने इसे मानवीय व सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि अब पुलिस बुजुर्गों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याएं सुनेगी और मदद करेगी। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश देवरस ने इस पहल को संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए राज्यव्यापी अभियान बनाने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक संगठन के पदाधिकारी और 100 से अधिक वरिष्ठ जन मौजूद रहे। यह अभियान बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और संवाद की दिशा में पुलिस की अभिनव पहल बनकर उभर रही है।
बिलासपुर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के निर्देशन में सियान चेतना अभियान अभी चल रहा है, जिसमें रतनपुर में हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ ज्येष्ठ नागरिक संघ के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ के सभी वरिष्ठ जनों से उनके अनुभव लिए, उनसे बातचीत की, जागरूकता अभियान चलाया तथा जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं, सबका हमने यहाँ पे सम्मान किया है और सबसे उनके नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में एंटर किए हैं और उनसे सतत हम संपर्क में रहेंगे। उनकी प्रॉब्लम्स को फ्रीली हमसे शेयर कर सकते हैं और उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो साइबर अपराध से बच सकते हैं, इन सब के बारे में उन्हें जागरूक किया गया है। पुलिस प्रशासन की पहल पे बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायी कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम रतनपुर में होते रहना चाहिए। हमारे वृद्ध, जिसको हम लोग ज्येष्ठ नागरिक संघ या वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं, ये लोग खुली किताब की तरह है। इनके पास ज्ञान की खजाना है। इस ज्ञान का फायदा और लाभ हम लोगों को, सभी युवा लोगों को लेना चाहिए। ये लोग हमारे आदर्श रहे हैं और रहेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के सिरगिट्टी क्षेत्र के करीब 30,000 लोग इन दिनों तारबहार अंडर ब्रिज बंद होने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अंडर ब्रिज को रेलवे द्वारा को कैचर कैटल गार्ड लगाने के लिए अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वाले राहगीरों पर सीधा पड़ रहा है, जिन्हें अब रोज 8 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। तारबहार अंडर ब्रिज के बंद होने से लोगों में परेशानी के साथ आक्रोश भी देखा जा रहा है। खास तौर पर स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह स्थिति बेहद असुविधाजनक हो गई है। लोगों का कहना है कि पहले जहां कुछ ही मिनटों में गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता था, अब वैकल्पिक रास्तों से ज्यादा वक्त और दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई है। राहगीरों का कहना है कि यदि काम तेजी से किया जाता तो परेशानी कम होती। कुछ लोगों ने बताया कि रोजाना बुजुर्गों और बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया है, जिससे वैकल्पिक रास्तों पर भी जाम की स्थिति बन रही है। यहाँ फाटक से क्रॉस करके जाना पड़ता था अंडर ब्रिज से, लेकिन उसको भी बंद करने की वजह से मेरे को तिपरा घूम के जाना पड़ता है। बहुत समस्या हो रहा है, मेरे को नहीं, पूरा इधर मोहल्ले का लोगों को ही समस्या हो रहा है। हर चीज़ के लिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज़ का रोज़ हम लोग आना जाना करते हैं, जिसकी वजह से फाटक बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें का बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। और कई व्यापार विहार है, हर चीज़ सामान के लिए दुकान है, हर चीज़ के लिए आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रहा है। सबको या तो चुचुहिया पारा फाटक घूम के जाना पड़ता है या तिपरा पुल तिपरा साइड से घूम के जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है जी, काफ़ी परेशानी हो रही है। अंडर ब्रिज अधूरा है, जो काम अभी तक नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं आज काम बंद भी है और पहले 25 तारीख का डेडलाइन दिया गया था कि कंप्लीट हो जाएगा करके, उसको बढ़ा के 10 तारीख और कर दिया गया है। मुझे तो जिस हिसाब से कछुआ गति से काम चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ये भी कंप्लीट हो पाएगा और आगे और बढ़ा दिया जाएगा। और बहुत परेशानी हो रही है। सिरगिट्टी में 3 वार्ड होता है, उसके साथ साथ और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी बस्तियाँ हैं। काफ़ी 30,000 50,000 से ऊपर से जो पब्लिक है उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इससे पहले अंडर ब्रिज को अधूरा बना दिया गया था तो परेशानी हुई थी। ले दे के बना था तो पता नहीं काव केचर के नाम से और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, और ऊपर से कहीं सिपेज आ रहा है, अगल बगल से आ रहा है, पूरा कीचड़ है, रोड भी ख़राब है।
जो मेन चीज़ है उसको, बेसिक चीज़ को ना करते हुए काईकेचर के नाम से रोका गया है और परेशानी हो रही है हम पूरे सिरगिटी वासियों को, आसपास के पूरे गांव को और पूरे कॉलोनी वासियों को। इस विषय में चर्चा करने पर क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उनके द्वारा रेलवे डीआरएम और जिला कलेक्टर से बात कर जल्द और उचित निराकरण करने की बात कही गई है। उनके लिए बातचीत की गई है और डीआरएम से मैं बात करूंगा और ज़रूरत पड़े तो जीएम से भी बात करूंगा और जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल जी से भी बात किए हैं कि आप भी अपने स्तर से इसका पहल करो और हम लोग भी पहल करेंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए ताकि परेशानी की अवधि कम हो सके। साथ ही वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाया जाए। लोगों को उम्मीद है कि कुछ समय की असुविधा के बाद उन्हें लंबे समय तक राहत देने वाली सुविधा मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर डाक संभाग में डाक सेवाएं लगातार आधुनिक तकनीक की दिशा में कदम बढ़ा रही है। भारतीय डाक विभाग 4 अगस्त से एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी APT प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए 2 अगस्त को डाकघरों में सभी प्रकार का सार्वजनिक लेन देन बंद रहेगा। हालांकि रेल डाक सेवा के तहत बुकिंग कार्य पूर्ववत जारी रहेगा। APT प्रणाली भारतीय डाक विभाग की अगली पीढ़ी की तकनीक है जो पारंपरिक डाक सेवाओं को स्मार्ट और डिजिटल बनाएगी। इस नई प्रणाली के लागू होने से सेवा की गुणवत्ता, चेकिंग सुविधा और ग्राहक अनुभव में बड़ा सुधार देखा जाएगा। बिलासपुर डाक संभाग के सभी डाकघरों में यह तकनीक 4 अगस्त से प्रभावी रूप से शुरू की जाएगी। डाक विभाग अभी ये जो नया हमारा APT बोलते हैं, एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, इस पे जा रहा है और ये हमारा मंडे को रोल आउट होना है। इसमें मंडे से तो उसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है कंटिन्यूसली। इसमें करीबन 1 महीने से हम वर्क कर रहे हैं और इसके कारण से हमारा जो शनिवार दिन 2 तारीख है वो कार्यालय हमारा पूरी तरह से बंद रहेगा। पब्लिक डीलिंग नहीं होगी उसमें, जिसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है। और चूँकि ये त्यौहार का सीज़न है, राखियाँ भेजना है, इसीलिए एक अल्टरनेट अरेंजमेंट हमारा किए कि जो रेलवे मेल डाक सेवा है वहाँ एक काउंटर है, वहाँ एडिशनल काउंटर लगा के राखी की बुकिंग की जाएगी वहाँ पर, ताकि जो दूसरे प्रभावित ना हो, सभी पब्लिक जो है। तो ऐसी व्यवस्था भी की गई है और चूँकि ये नया है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका बेनिफिट भी है। जैसे आपको इसमें जब बुक करेंगे तो चेंज का इशू होता था, स्पीड पोस्ट या जो भी है, तो इसमें कैशलेस रहेगा। APT सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के लिए 2 अगस्त को डाकघरों में लेन देन पूरी तरह बंद रहेगा। यह अस्थायी निलंबन, डेटा माइग्रेशन, सिस्टम वैलिडेशन और कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से भविष्य में डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली और अधिक तेज और सुरक्षित हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, जहां रेलवे जोन का मुख्यालय है, जो देश के सबसे बड़े रेलवे जोन में गिना जाता है, लेकिन फिर भी डाक सेवाएं और पार्सल सिस्टम आज भी वर्षों पुराने सिस्टम पर ही टिका हुआ है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में पार्सल, स्पीड पोस्ट और डाक सेवा के जरिए सामान भेजा और मंगाया जाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। नागरिकों का कहना है कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकार ऑनलाइन भुगतान की सुविधा डाकघरों में क्यों नहीं दे रही। लोगों ने रेलवे से कर्मचारी बढ़ाने और सिस्टम अपग्रेड करने की मांग भी की है। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और काउंटर की संख्या एकदम कम है, सिंगल है। आज कम से कम 200-300-400 साल से केवल सिंगल एक काउंटर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनसंख्या कई गुना बढ़ गया, लेकिन काउंटर नहीं बढ़ा है। शासन प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर काउंटर बढ़ाया जाए, जिससे कि पब्लिक को सभी सुविधा आसानी से हो सके। अभी तक नहीं लिया जा रहा है। इसके बारे में बात किए हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है बोल के। कहाँ तक है वो अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन मैं कम से कम 5 से 7 साल से आ रहा हूँ। व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा पहले है वैसी है। समस्या वही आ रही है कि थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया है ना, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया। मतलब अभी राखी भी आ गया है, स्टूडेंट लोग का भी काम है, तो थोड़ा सा सही में 1-2 काउंटर और बढ़ जाता और ऑनलाइन पेमेंट वाला रहता तो कन्वीनियंस हो जाता थोड़ा। बस यही है, यही बढ़िया। वैसे काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और काउंटर रहता तो ठीक रहता और ऑनलाइन पेमेंट रहता, ऑनलाइन पेमेंट का रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जब देश डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकारी व्यवस्था कब तक डिजिटल होगी, ये एक प्रश्न बना हुआ है।
एक कर्मचारी को एक ही काउंटर पर सैकड़ों पार्सल और स्पीड पोस्ट को संभालने के लिए बैठा दिया गया है। ना ही ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, ना ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग में लंबे समय से चल रही अटैचमेंट की अनियमित व्यवस्था पर अब लिपिक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने विभागीय अधिकारियों पर शासन के आदेशों की अवहेलना और मनमानी का गंभीर आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा कि सहायक आयुक्त नरेंद्र वर्मा और विशेष आयुक्त टी.एल. ध्रुव बिना वैध आदेश के मुख्यालय में पदस्थ हैं, जबकि वर्मा का स्थानांतरण रायपुर संभाग क्रमांक 1 में हो चुका है। इसके बावजूद वे अपने पसंदीदा कर्मचारियों को अटैच कर रहे हैं। संघ का आरोप है कि इन अधिकारियों के कार्यकाल में विभागीय न्यायालयीन मामलों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को अटैचमेंट के नाम पर डराया धमकाया भी जा रहा है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही अटैचमेंट पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश जारी कर चुका है। इस पूरे मामले में संघ ने सरकार को पत्र लिखकर सभी अवैध अटैचमेंट को तत्काल निरस्त करने की मांग की है, अन्यथा 16 अगस्त को जीएसटी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। जीएसटी विभाग में नरेंद्र वर्मा जो है आयुक्त है ना, विशेष आयुक्त है, सहायक आयुक्त है, उन्होंने पूरे विभाग को चारागाह बना के रखा है। कर्मचारियों को परेशान, लगातार परेशान। पहले की एक तो सबसे पहली बात तो वो आदमी खुद ही, उसका पोस्टिंग अलग जगह है, खुद मनमाने ढंग से मुख्यालय में संलग्न होकर बैठे हैं। साथ ही साथ अनावश्यक कर्मचारियों को परेशान करना, संलग्नीकरण करना। अभी एक मामला सामने आया कि माननीय उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी अपनी याचिका दायर करके स्टे लिए थे, उनके स्टे को नहीं मान रहे हैं, उच्च न्यायालय के स्टे को नहीं मान रहे हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक आतंकवाद से सारे कर्मचारी त्रस्त है, सारे अधिकारी त्रस्त है, दबी जबान से है। और इनका मनमाना रवैया ऐसा है कि ये बोलते हैं कि आयुक्त मेरी जेब में है, मंत्री जिसको शिकायत करना है कर लो। संगठन इनके खिलाफ अब कठोर कदम उठाने के लिए सक्रिय हो गया है और हम 15 अगस्त तक का उनको अल्टीमेटम देते हैं। यदि 15 अगस्त तक हमारे साथियों के साथ जो हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय याचिका दायर करें और अपने व्यवहार को यदि ये नहीं सुधारते हैं तो इनके खिलाफ प्रदेश लिपिक संघ बड़ा अभियान, उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग जीएसटी विभाग का घेराव करेंगे और जीएसटी ऑफिस में काम का ठप करेंगे। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप लोक सेवा प्रदाय प्रणाली को प्रभावी एवं सरल बनाने के लिए सुशासन की दिशा में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने जिले में क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिले के सभी संकुल समन्वयकों को ट्रेनिंग दी गई है। शिक्षकों को स्कूल में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे छात्रों को आसानी से और सही तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद कर सकें। प्रशिक्षण में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जाति प्रमाण पत्र बनाने जिले में अभियान शुरू किया गया है, जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलने से वे छात्रों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकेंगे, जिससे छात्रों को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सही जानकारी छात्रों और उनके अभिभावकों को दे सकेंगे, जिससे गलत जानकारी के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलने से जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, जिससे छात्रों का समय भी बचेगा। सभी संकुल समन्वयकों की बैठक बुलाई गई है। संकुल समन्वयकों को जाति प्रमाण पत्र के लिए एक नया ऐप आया है, उसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे, उसके संबंधी यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। पहले हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दिए थे, लेकिन आज हम सबको बिठाकर सामने उनके जो डाउट्स हैं उनको प्रैक्टिस करा के हम उनको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ हाँ, पूरे ज़िले के सभी संकुल समन्वयक 2 भागों में आप आ रहे हैं। पहले कोटा और तखतपुर के हैं, उसके बाद मस्तूरी और बिल्हा के लोग। कब से चालू हो जाएगी स्कूल में जाति प्रमाण पत्र? ये तो चालू हो चुका है, ऐप के माध्यम से ये जो है वो स्कैन करके डालेंगे उसमें। उसके साथ ही आयुष्मान कार्ड का भी चालू होगा। और अभी एक cgschool.in में भवन संबंधी जानकारी है, उसकी जानकारी भी हम देंगे। हालांकि वो प्राचार्यों को भी देना है, लेकिन साथ में हम संकुल समन्वयकों को भी देना है। 24 जुलाई को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समस्त संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं प्राचार्यों का एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखा था। तो शिक्षा गुणवत्ता अभियान के साथ साथ इस वर्ष 100% बच्चों को, जो पात्र बच्चे हैं उन सबको छात्रवृत्ति प्राप्त हो, सभी बच्चों को स्वास्थ्य विभाग या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ हो, इसके लिए हम राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जितने भी पात्र बच्चे हैं उन सभी के जाति निवास आमदनी प्रमाण पत्र बनाने हेतु शासन का जो पोर्टल है उसको संकुल शैक्षिक समन्वयकों के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ सभी बच्चों का, उनके पालकों का जो शासन की 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य योजना है उसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो जाति निवास आमदनी प्रमाण पत्र है वो पालक स्कूल में आवेदन जमा करेंगे, उस आवेदन को हेडमास्टर संकुल शैक्षिक समन्वयक को देगा और संकुल शैक्षिक समन्वयक उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। जाति प्रमाण पत्र छात्रों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलने से छात्र समय पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रशिक्षण से जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2025 को किसानों के खातों में करीब 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 2 अगस्त को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। यह ट्रांजैक्शन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत होगा। इस कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर द्वारा वृहद स्तर पर जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर गीत शर्मा, जो कि वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जानकारी मीडिया से साझा की और पीएम राशि के जो पात्र किसान हैं उन्हें बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारे किसान भाइयों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि शनिवार दिनांक 2 अगस्त को जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण जो है वो 11 बजे से किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर एवं कृषि विभाग बिलासपुर के सहयोग से एक प्रधानमंत्री जी का सीधे प्रसारण की व्यवस्था, साथ ही साथ जिला स्तरीय जैविक कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में रखा गया है।
यह जैविक कृषि मेला एवं प्रदर्शनी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका आयोजन किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी देने और उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस मेले में किसान नवीनतम जैविक तकनीकों, कृषि यंत्रों, खाद, बीज और अन्य उपयोगी जानकारियों से अवगत होते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सुरक्षा एवं सफाई कर्मियों की सेवाएं अचानक ठप हो गई है, जिससे लगभग 45-50 कर्मचारियों को भविष्य संकट में है। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल स्थायी समाधान की मांग की है। विश्वविद्यालय में 30-35 सुरक्षा कर्मी और 10-15 हाउसकीपिंग कर्मी ठेके के माध्यम से पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। वर्तमान में ठेका अवधि समाप्त हो चुकी है और नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने के कारण न केवल उनकी सेवाएं ठप हो गई हैं, बल्कि वेतन भुगतान भी अटका हुआ है। हम लोग को बिना नोटिस, बिना जानकारी के कल हम लोग ड्यूटी में थे, शाम को 5:45 को थी मैं ड्यूटी में, अपने टेंडर वाले दूसरे गार्डों को लाकर ड्यूटी लगा दिए और हम लोग को बिना नोटिस, बिना जानकारी से हम लोग को निकाल दिया गया है। और टेंडर वाले दूसरे कर्मचारी से 20,000 30,000 कमीशन लेकर भर रहे हैं और हम लोग बोले कि हम लोग को राख लो काम में से, तो नहीं करना है काम, जाओ यहाँ से, भागो करके हम लोग को बाहर कर दिए, सीधा गेट बंद करके बाहर कर दिए हैं। हम लोग जाए तो जाए कहाँ सर, हम लोग को रोजगार चाहिए, मतलब बिना कारणवश से हम लोग को बाहर कर दिए गए। और किसी का पति नहीं है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, किसी घर में कोई काम करने वाले हैं, हम महिलाएं सभी कहाँ जाएंगे। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी सेवाओं को स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाते हुए समय पर वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के विकास में वे लगातार योगदान दे रहे हैं और ऐसे में उन्हें कार्य से हटाना अन्यायपूर्ण है। कुछ नोटिस नहीं दिए गए हैं, सीधा हमको बोला गया है नया टेंडर हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया। हम लोग रजिस्ट्रार सर के पास भी गए थे, वीसी सर के पास भी गए थे कि हमको काम से हमारी क्या गलती है, किस कारणवश हमको निकाला जा रहा है, तो वीसी सर तो हमसे मिले ही नहीं हैं। रजिस्ट्रार सर से बात करने कहे थे वीसी सर, इसलिए हम रजिस्ट्रार सर के पास गए थे। तो रजिस्ट्रार सर बोले हैं कि ठेका वाले जाने, ठेका वाला अगर रखना चाहेगा तो रख सकता है। और ठेका वाले से बात किए हैं तो ठेका वाला बोलता है कि प्रशासन वाले लोग बोले हैं कि हम लोग को काम में नहीं रखने के लिए, हम साफ रखेंगे ही नहीं। हाँ, साफ रखेंगे ही नहीं कह रहे हैं। पहले हमको आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को काम में रखा जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट लिए हैं, सब चीज़ हमारा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको लास्ट में बोला जा रहा है कि काम में नहीं रखेंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से फोन पर चर्चा की और चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित समाधान नहीं निकाला गया तो विश्वविद्यालय को घेरने जैसे आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जा सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि ठेकेदार बदल गए हैं। वो ठेकेदार किस प्रदेश के हैं ये तो नहीं पता चला, लेकिन अगर वो इस प्रदेश के होते तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, कल तक काम कर रहे थे, आज अचानक उनको ये कह दिया गया है कि आप काम से निकल जाइए। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने रजिस्ट्रार माननीय शैलेंद्र सिंह जी से बात करी है, उनसे निवेदन किया है और उनको कहा है कि इनको आप ठेकेदार और इनके बीच बैठकर जो योग्य लोग हैं उनको आप जो है काम करने का अवसर दीजिए, क्योंकि ये बहनें लगातार सालों से काम कर रही हैं। आज इनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा है। इसके बावजूद भी यदि नहीं लेते हैं तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरूंगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर आगे क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हिना खांडे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण हुए 1 माह बीत गया है। इसके बाद भी अतिशेष शिक्षकों ने नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद ब्लॉकों से सूची मंगाई जा रही है। शासन के आदेश पर जिले में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक कार्यरत करीब 750 व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों को रिक्त स्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग दी गई है, जिसमें से करीब 200 शिक्षकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। शहर और आसपास के स्कूलों में पदस्थ कई शिक्षकों को दूर दराज के स्कूल मिले हैं, जहां उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। इनमें से कई उनके साथ त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण किए जाने के विरोध में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उनका प्रकरण विचाराधीन है।
इसी तरह कई शिक्षक अभी भी फिर से पुराने स्थानों में वापसी का जुगाड़ लगा रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षक शिक्षा अधिकारियों की मेहरबानी से बैकडोर वापस भी आने लगे हैं। इस तरह के जिले में कई मामले सामने आ चुके हैं। जिले के करीब 2 शिक्षकों ने अभी तक नए पद स्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने बताया कि जिन शिक्षकों के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं किया गया है उनका वेतन रोका जाएगा। ऐसा आदेश अभी नहीं है, मौखिक आदेश हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का है तो आदेश को मानना पड़ेगा, है ना। तो वेतन काटने की बात नहीं है, रोकने की बात है कि ताकि जाके वो कार्यभार जहाँ पर हुआ है वहाँ ग्रहण करें। मतलब जिनका भी नहीं हुआ है उनका वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ है, अब काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उस स्थिति में। हालांकि यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत प्राप्त है। इस निर्णय की जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को दे दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आगे हम आपको लेकर चलते हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम चर्चा जंक्शन में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।